नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्षम हिंदी मंच पर। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने इतिहास को देखने के हमारे पारंपरिक तरीके को चुनौती दी है। बुक का नाम है सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, और इसके राइटर है युवाल नोआ हरारी। इस बुक का हिंदी अनुवाद मदन सोनी के द्वारा किया गया। यह केवल मनुष्य के इतिहास की किताब नहीं है, यह किताब हमसे एक असहज सवाल पूछती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों जीवों में से एक मामूली सी मानव प्रजाति आज पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गई है। आज पृथ्वी पर हम देखते हैं कि शहर है, देश है, संसदें हैं, सेनाएं हैं, विश्वविद्यालय है, बैंक है, कंपनियां हैं, धर्म है, बाजार है, इंटरनेट है, और हम एआई तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम लगभग 70,000 वर्ष पीछे जाए तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय होमो सैपियंस अकेली मानव प्रजाति नहीं थी। पृथ्वी पर मनुष्य की कई प्रजातियां मौजूद थी। फिर सवाल उठता है कि आज केवल होमो सैपियंस ही क्यों बचा? और उससे भी बड़ा सवाल, जिस मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, क्या उसने वास्तव में स्वयं पर भी विजय प्राप्त कर ली है? हरारी की पुस्तक इन्हीं प्रश्नों के आसपास मानव इतिहास को समझने की कोशिश करती है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी पुस्तक को पढ़ने वाले नहीं हैं। हम इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे, उनको समझेंगे। इस पुस्तक की मूल अवधारणा क्या है, मानव जाति की सबसे बड़ी शक्ति क्या रही, संज्ञानात्मक क्रांति ने मनुष्य को कैसे बदला, कृषि क्रांति वास्तव में वरदान थी या अभिशाप, पैसा, धर्म, साम्राज्य इतने शक्तिशाली कैसे बने, विज्ञान और पूंजीवाद ने आधुनिक दुनिया को कैसे बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या होमो सैपियंस अपने ही बनाए भविष्य में समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है? तो आइए शुरुआत करते हैं हम सैपियंस की यात्रा को। इस बुक में मुख्यतः 4 भागों में इसे बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है संज्ञानात्मक क्रांति, उसके पश्चात कृषि क्रांति आएगी, एंड में जाते वैज्ञानिक क्रांति आएगी। तो सबसे पहली है संज्ञानात्मक क्रांति। हरारी मानव इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय में लेकर के जाते हैं जब होमो सैपियंस अपनी पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जीव नहीं था। लगभग 2 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। लेकिन आधुनिक मानव का जन्म हो जाना और दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित कर लेना दो अलग अलग बातें थी। उस समय पृथ्वी पर अन्य मानव प्रजातियां भी थी, जैसे निएंडरथल थे। इसके अलावा अन्य मानव समूह भी अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद थे। हरारी इसका उत्तर देते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 वर्ष पहले मानव की सोचने, बोलने, कल्पना करने और बड़ी संख्या में लोगों के साथ सहयोग करने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यह परिवर्तन केवल भाषा का विकास नहीं था। मनुष्य ऐसी चीजों के बारे में बात करने लगा जो सामने मौजूद नहीं थी। एक शेर के बारे में बात करना आसान था, शेर वास्तव में मौजूद है, लेकिन मनुष्य राष्ट्र की कल्पना कर सकता है, ईश्वर की कल्पना कर सकता है, कानून की कल्पना कर सकता है, पैसे की कल्पना कर सकता है, कंपनी की कल्पना कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह ऐसी कल्पनाओं पर हजारों लाखों लोगों को एक साथ विश्वास करा सकता है। यही होमोसेपियंस की असाधारण शक्ति बनी। एक व्यक्ति अकेले बहुत शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन लाखों लोग एक साझा विश्वास के आधार पर सहयोग करें तो परिणाम साधारण हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य शहर बनाता है, सेनाएं बनाता है, राज्य बनाता है, धर्म बनाता है, विश्वविद्यालय बनाता है और अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। साझा कल्पना की शक्ति, यह पुस्तक का शायद सबसे चर्चित विचार है। मान लीजिए एक कागज का नोट आपके हाथ में है। उस कागज का वास्तविक भौतिक मूल्य बहुत कम है, लेकिन समाज उसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये का मूल्य देता है। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग एक साझा व्यवस्था में विश्वास करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक कंपनी केवल इमारत नहीं है, एक राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, कानून केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं है। इन संस्थाओं की शक्ति इस बात से आती है कि बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य उन्हें स्वीकार करते हैं। यहीं से मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। मनुष्य बड़ी संख्या में अजनबियों के साथ सहयोग कर सकता है, और यह क्षमता बाकी अधिकांश जीवों से उसे अलग करती है। अब हम पहुंचते हैं इतिहास की दूसरी बड़ी घटना पर,
कृषि क्रांति। लगभग 12,000 वर्ष पहले मानव जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मनुष्य ने खेती शुरू की, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, स्थायी बस्तियां बनने लगी, गांव बने, फिर शहर बने, फिर राज्य बने और धीरे धीरे सभ्यता का वह रूप विकसित हुआ जिसे हम आज पहचानते हैं। लेकिन हरारी यहाँ एक बहुत रोचक प्रश्न उठाते हैं। क्या कृषि क्रांति वास्तव में मनुष्य की प्रगति थी? हम सामान्यतः इतिहास को ऐसे पढ़ते हैं, पहले मनुष्य जंगलों में भटकता था, फिर उसने खेती सीखी, फिर सभ्यता आई, अर्थात शिकारी, फिर संग्राहक जीवन, पिछड़ापन, कृषि, फिर प्रगति। लेकिन हरारी इस सरल कहानी पर प्रश्न उठाते हैं। शिकारी और संग्राहक के पास शायद बहुत कम भौतिक संपत्ति थी, लेकिन उसका भोजन अपेक्षाकृत विविध हो सकता था। उसे खेत में रोज घंटों काम नहीं करना पड़ता था, जबकि कृषि समाज में मनुष्य एक ही फसल पर निर्भर हो गया। उसे खेत जोतना है, बीज बोना है, सिंचाई करनी है, फसल काटनी है, भंडारण करना है, और यदि फसल खराब हो गई तो संकट पैदा हो सकता है। यही हरारी का प्रसिद्ध विचार आता है कि कृषि क्रांति ने मनुष्य को प्रकृति पर नियंत्रण करने के साथ साथ एक नए जीवन चक्र में भी बांध दिया है। गेहूं ने मनुष्य को पालतू बनाया। हरारी का दृष्टिकोण यहाँ जानबूझकर चौंकाने वाला है। हम कहते हैं कि मनुष्य ने गेहूं को पालतू बनाया, लेकिन हरारी इसका उल्टा सवाल करते हैं। क्या गेहूं ने मनुष्य को पालतू बनाया? मनुष्य ने गेहूं उगाया, फिर उसे अधिक गेहूं चाहिए था, इसलिए उसने अधिक जमीन साफ की और अधिक मेहनत की और अधिक लोगों की आवश्यकता हुई, जनसंख्या बढ़ी और फिर मनुष्य खेती के चक्कर में और अधिक फंसता चला गया। यह पुस्तक हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। तकनीकी प्रगति और व्यक्तिगत सुख हमेशा एक ही चीज नहीं होते। किसी समाज की शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन आवश्यक रूप से बेहतर हो यह जरूरी नहीं है। कृषि समाजों के साथ एक और परिवर्तन आया, सामाजिक असमानता। जब मनुष्य स्थायी बस्तियों में रहने लगा तो संपत्ति का महत्व बढ़ गया। भूमि महत्वपूर्ण हुई, अनाज महत्वपूर्ण हुआ, पशुधन महत्वपूर्ण हुआ और संपत्ति की रक्षा के लिए संस्थाएं विकसित हुई। धीरे धीरे समाज में अलग अलग वर्ग बनने लगे, राजा, पुरोहित, सैनिक, किसान, श्रमिक, दास और अन्य सामाजिक समूह। हरारी यहाँ पर भी एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या असमानता केवल आर्थिक व्यवस्था से पैदा हुई? उनका तर्क है कि समाजों ने असमानता को उचित ठहराने के लिए अनेक प्रकार की मान्यताएं भी विकसित की। लोगों को बताया गया कि समाज का यह विभाजन प्राकृतिक है। कहीं धर्म इसका आधार बना, कहीं जाति, कहीं जन्म, कहीं नस्ल, कहीं लिंग और कहीं आर्थिक व्यवस्था। इसी प्रकार मानव समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बनी जिन्हें लोग पीढ़ियों तक सत्य मानते रहे। अब पुस्तक हमें मानव इतिहास की तीसरी बड़ी प्रक्रिया की ओर ले जाती है, मानव जाति का एकीकरण। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृतियां विकसित हुई, लेकिन धीरे धीरे वे आपस में जुड़ने लगी। इस जुड़ाव में तीन शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही: पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसा मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली साझा व्यवस्थाओं में से एक बन गया, क्योंकि पैसा अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों, सामाजिक समूहों के लोगों को एक आर्थिक व्यवस्था में जोड़ सकता था। आप किसी व्यक्ति की भाषा नहीं जानते, उसका धर्म नहीं जानते, उसकी संस्कृति नहीं जानते, लेकिन यदि दोनों पक्ष एक मुद्रा को स्वीकार करते हैं तो व्यापार संभव हो जाता है। इसलिए पैसा केवल सिक्का या नोट नहीं है, यह एक प्रकार का सामाजिक विश्वास है। दूसरी बड़ी शक्ति है साम्राज्य। इतिहास में बड़े साम्राज्यों ने अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को एक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जोड़ा है। यह प्रक्रिया हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थी। युद्ध हुए, विजय हुई, शोषण हुआ, लेकिन साथ ही भाषाएं फैली, कानून फैले, तकनीकें फैली, व्यापार बढ़ा और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा। यही इतिहास की जटिलता मानी जाती है। एक साम्राज्य किसी समाज के लिए दमनकारी हो सकता है और साथ ही दूसरे स्तर पर सांस्कृतिक एकीकरण का माध्यम भी बन सकता है। इसी प्रकार तीसरी सबसे बड़ी है धर्म। धर्म ने मानव समाज को साझा नैतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं दी। धर्म ने यह तय करने में मदद की कि क्या सही है, क्या गलत है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, मृत्यु के बाद क्या होगा, समाज कैसे संगठित होना चाहिए। हरारी धर्म को केवल ईश्वर में विश्वास तक सीमित नहीं रखते, वे व्यापक अर्थ में उन व्यवस्थाओं को भी देखते हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को साझा नैतिक नियमों के आधार पर जोड़ती हैं। अब इसी के साथ ही अब हम पहुंचते हैं इस पुस्तक के चौथे और सबसे
आधुनिक हिस्से पर वैज्ञानिक क्रांति। लगभग 500 वर्ष पहले मानव इतिहास में एक नई मानसिकता उभरने लगी। मनुष्य ने यह स्वीकार करना शुरू किया कि उसे सब कुछ पता नहीं है। यह बात सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि वह अज्ञानी है, तभी वह नए ज्ञान की खोज शुरू करता है। यहीं से आधुनिक विज्ञान के विकास को गति मिली। प्रयोग, अवलोकन, गणना, अनुसंधान और लगातार प्रश्न पूछना। वैज्ञानिक खोजें अकेले नहीं बढ़ी थी, उनके साथ समुद्री यात्राएं, साम्राज्यवाद, आर्थिक विस्तार भी जुड़ा। यूरोपीय शक्तियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। नई भूमि, नए संसाधन, नई वनस्पतियां, नए जीव, नई संस्कृतियां यूरोप के ज्ञान संसार में आने लगी। लेकिन यह प्रक्रिया केवल ज्ञान की यात्रा नहीं थी, इसके साथ उपनिवेशवाद, हिंसा और शोषण भी जुड़ा हुआ था। इसलिए आधुनिक विज्ञान की कहानी को केवल गौरव की कहानी मानना अधूरा रहेगा। हरारी आधुनिक दुनिया को समझने के लिए पूंजीवाद को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। पूंजीवाद का आधार भविष्य पर विश्वास है। आज कोई व्यक्ति या संस्था पैसा निवेश करती है क्योंकि उसे विश्वास है कि भविष्य में उससे अधिक मूल्य पैदा होगा। ऋण व्यवस्था इसी विश्वास पर काम करती है, बैंक इसी विश्वास पर काम करते हैं, व्यापार भी इसी विश्वास पर ही काम करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में भविष्य की संभावनाएं वर्तमान के निर्णयों को प्रभावित करती है। यहीं से औद्योगिक क्रांति का रास्ता भी खुलता है। मशीनें आती हैं, कारखाने आते हैं, शहर तेजी से बढ़ने लगते हैं, परिवहन तेज होता है, उत्पादन बढ़ता है और मनुष्य का जीवन अभूतपूर्व गति से बदल जाता है। इस पुस्तक का सबसे बेहद व्यक्तिगत प्रश्न पूछती है, क्या आधुनिक मनुष्य पहले से ज़्यादा खुश है? हमारे पास बेहतर चिकित्सा है, बेहतर परिवहन है, बेहतर संचार है, अधिक ज्ञान है, अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन क्या खुशी भी उसी अनुपात में बढ़ी है? हरारी हमें चेताते हैं कि भौतिक प्रगति और मानसिक संतुष्टि को एक ही पैमाने से नहीं मापा जा सकता। आधुनिक मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ी है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। तकनीक ने हमारी क्षमताएं बढ़ाई, लेकिन उसने हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ाई है। आज मनुष्य हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से तुरंत बात कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अकेला महसूस कर रहा है। यानी सभ्यता की प्रगति और व्यक्तिगत संतोष के बीच संबंध सीधा नहीं है। और अब पुस्तक का सबसे रोमांचक और चिंताजनक प्रश्न, भविष्य में होमो सैपियंस का क्या होगा? मनुष्य अब केवल प्रकृति से संघर्ष नहीं कर रहा है, वह स्वयं जीवन को बदलने की क्षमता विकसित कर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई और मशीन मानव संबंधों की नई संभावनाएं, ये सब हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं जहां मानव की परिभाषा ही बदल जाए। अगर मनुष्य अपनी जैविक सीमाओं को बदल सके, तो अगर मशीनें ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित कर ले जो मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, अगर होमो सैपियंस की जगह कोई नई मानव सदृश प्रजाति विकसित हो जाए, तब इतिहास का प्रश्न बदल जाएगा। अब सवाल यह नहीं होगा कि मनुष्य दुनिया को कैसे बदल सकता है, बल्कि सवाल होगा कि मनुष्य स्वयं किस में बदल रहा है। अब अगर हम थोड़ा इस पुस्तक को समीक्षा की दृष्टि से बात करें, तो मेरे विचार से यह पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रश्न पूछने का तरीका। हरारी बहुत सामान्य लगने वाली चीज़ों पर भी असामान्य प्रश्न खड़े करते हैं, जैसे पैसा इतना शक्तिशाली क्यों है, राष्ट्र क्या है, कंपनी क्या है, धर्म समाज को कैसे जोड़ता है, कृषि वास्तव में प्रगति थी या नहीं, मनुष्य खुश क्यों नहीं है, और भविष्य में मानव का क्या होगा। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो इस बुक की जो सबसे बड़ी खूबी है, वो है इतिहास को एक व्यापक कहानी में जोड़ने की कोशिश। यह पुस्तक केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, यह मनुष्य की सोच, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, विज्ञान और तकनीक को एक साथ देखने की कोशिश करती है। लेकिन किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक को बिना आलोचना के स्वीकार करना भी उचित नहीं है। सैपियंस भी अपवाद नहीं है। कई इतिहासकारों और विद्वानों ने हरारी के कुछ निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं। क्यों? क्योंकि हजारों और लाखों वर्षों के मानव इतिहास को एक ही व्यापक कथा में समेटना बहुत कठिन काम है। कभी कभी पुस्तक में जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाएं बहुत सरल रूप में प्रस्तुत हो जाती है। कई जगह लेखक का दृष्टिकोण बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसे अंतिम ऐतिहासिक सत्य नहीं मानना चाहिए। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे इतिहास के अंतिम किताब की तरह नहीं, बल्कि इतिहास को नए प्रश्नों से देखने वाली किताब की तरह पढ़ना। यानी हरारी की बात सुनिए, उस पर सोचिए,
उसे सहमत होइए तो कारण समझिए, असहमत हो तो उसके विरुद्ध तर्क खोजिए। तो दोस्तों, लगभग 70,000 वर्षों की यात्रा के बाद हम आज यहाँ खड़े हैं, एक ऐसी प्रजाति के रूप में जिसने महाद्वीप पार किए, शहर बनाए, साम्राज्य बनाए, धर्म बनाए, पेशा बनाया, विज्ञान विकसित किया, परमाणु शक्ति विकसित की, चंद्रमा तक पहुंचे और एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद सबसे बड़ा प्रश्न शायद यही है, क्या मानव वास्तव में अपनी शक्ति का मालिक है, या फिर वह अपनी ही बनाई व्यवस्थाओं का हिस्सा बन चुका है। हमने पैसा बनाया, फिर पैसे ने हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू किया। हमने राज्य बनाए, फिर राज्य ने हमारे जीवन को नियंत्रित किया। हमने तकनीक बनाई, अब तकनीक हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित कर रही है। हमने एआई बनाया और अब प्रश्न उठ रहा है कि भविष्य में निर्णय लेने की क्षमता किसके हाथ में होगी, मनुष्य के या मशीन के, या दोनों के बीच में एक नए संबंध की। यही कारण है कि सैपियंस केवल अतीत की कहानी नहीं है, वह वर्तमान को समझने की कोशिश है, और उससे भी अधिक वह भविष्य को लेकर एक चेतावनी है। अगर मैं इस पूरी पुस्तक को एक वाक्य में समेटूं तो शायद कहूँगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मांसपेशियां नहीं, बल्कि उसकी सामूहिक कल्पना और सहयोग की क्षमता है। और उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी बनाई हुई शक्तियों को नियंत्रित कर पाए। यही सैपियंस का सबसे बड़ा सवाल है, हम कहाँ से आए, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह समीक्षा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सक्षम हिंदी मंच को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इतिहास, साहित्य, समाज और मानव सभ्यता को नए दृष्टिकोण से समझने में रुचि मिले। आप देख रहे हैं सक्षम हिंदी मंच। धन्यवाद। नमस्कार।